हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। कि जो भी कॉलोनी काटेगा उसको अपने आप को पंजीयन कराना बहुत जरूरी है। तो आपका सेक्शन 61 बी कहता है कि जो भी एक जमीन को काटकर, एक जमीन को अनेक खंडों में काटकर कॉलोनी बनाकर बेचना चाहता है, उसको बड़े शुद्ध भाषा में लिखा है कि ग्राम पंचायत के अधीन भूमि को अनेक भूखंडों में विभाजित करके आवासीय कॉलोनी की स्थापना करना चाहता है, उसे एसडीएम से क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। किस बात के लिए आवेदन करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए, एज अ कॉलोनाइजर रजिस्टर्ड होना चाहता हूं। ठीक है। आवेदन प्राप्ति की तिथि से कौन? एसडीएम जिस दिन वो एप्लीकेशन देगा उसके कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर कॉलोनी निर्माण की क्या करेगा? अनुमति देगा या क्या कर देगा? इनकार कर देगा। तो सबसे पहले कॉलोनाइजर्स को उस ग्राम पंचायत में कॉलोनी निर्माण के लिए पंजीयन कराना होगा। पंजीयन करने के लिए आवेदन किसको देगा? एसडीएम। ये प्रश्न पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा कि एक कॉलोनाइजर को ग्राम पंचायत की सीमा में कॉलोनी का निर्माण करना है तो आवेदन किसे देगा? एसडीएम को। एसडीएम उसके आवेदन पर कार्यवाही कितने दिन के भीतर करेगा? 30 दिन। अब एसडीएम पे डिपेंड करता है कि वो अनुमति दे या अनुमति मत दे। क्लियर हो गया बात? तो ग्राम पंचायत में कॉलोनी का विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्री, जो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा वही कॉलोनाइजर कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगला क्या आ गया? अवैध कॉलोनी के लिए। बस दो ही बात को याद रखना है, पढ़ जरूर है हम लोग इसमें, सिर्फ एक बात याद रखना है कि आवेदन किसको करना है? एसडीएम को। दंड कौन देगा? एसडीएम। अब दंड क्या देगा इसको देख लो। ठीक है। तो अगर कोई परमिशन के बिना अवैध कॉलोनी का निर्माण करता है, अब ये एक शब्द सुन रहे होगे, तुम लोग को बड़ा अजीब लग रहा होगा, कठिन शब्द। ये शब्द क्या लिखा है? व्यापवर्तन। इसको शुद्ध वर्ड समझा दूं मैं आपको, डायवर्सन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? डायवर्सन। डायवर्सन सब जानते हो, इंग्लिश वर्ड है वो। ठीक है। व्यापवर्तन को सब दिक्कत में आ रहे हो। डायवर्सन का मतलब है भूमि के पर्पस को चेंज करना। भूमि के पर्पस को चेंज करना है, और शुद्ध भाषा में कहते हैं भूमि के प्रयोजन को चेंज करना। जैसे ये जो भूमि, जिस भूमि पर आप बैठ के पढ़ रहे हो, आज से 10-15 साल पहले ये खेती भूमि थी। क्या भूमि थी? खेती भूमि। ये पूरा खेत है और डुबान खेत है। मतलब कोई किसी जमाने में किसी व्यक्ति को कहा गया होगा कि नूतन चौक के इस पर आके खेत खरीद ले, तो खेत को खरीदना पसंद नहीं किया होगा। उसका कारण यह है कि हमारी छत्तीसगढ़ में भूमि की जो संरचना है वो रतनपुर से सरकंडा की ओर ऐसा है, इसीलिए नदी का फ्लो, नदी उधर से इधर बह रही है। वरना अगर ढाल ऐसा नहीं होता तो अरपा नदी इधर से उधर जा रही होती। तो खोंडरी, खोंगसरा, पेंड्रा, कोटा साइड से भूमि इस तरह से है, ढलान है, तो उधर से पानी बहकर इधर आता है। इसलिए जब भी बाढ़ आएगा, इस साल तो ऐसी कोई बारिश हुई नहीं खैर, बहुत लगातार वाली, अगर जब भी बारिश होती है तो एरिया पूरा क्या होता है? डूब जाता है। पीछे जोरापारा के घरों के बर्तन अपने आप पानी में तैरने लगते हैं। कितने लोग को बात पता है? ये पूरा जोरापारा के एरिया के बर्तन अपने आप पानी के ऊपर क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। और ये जो सामने जो नाला है, ये जस्ट जहां पर अभी क्रोमा खुला है उसके आगे, जॉकी के शोरूम के सामने, वहां पर कब इतना बड़ा, इतना मोटा पानी रहता है? क्लियर हो रहा है? हमारा नीचे का पार्किंग में कम से कम यहाँ तक पानी भरे रहता है। ये हमारे पार्किंग में जब तुम आओगे तो बढ़िया तैर के आओगे, स्विमिंग पूल बने रहता है। ठीक है। तो ये डुबान एरिया है। डुबान एरिया क्योंकि पूरे रतनपुर कोटा से पानी इधर बहता है, तो इधर आकर के एक जगह एग्जाई होता है, इसलिए इधर बाढ़ आता है। ये डुबान एरिया है, इसको कोई खरीदना नहीं चाहता होगा कुछ समय पहले खेत, क्योंकि डुबान खेत तो कोई नहीं खरीदना चाहता, वहां फसल क्या होती है? बर्बाद होती है। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पर शहर का विस्तार हो गया, तो अब इसको जब इसने हमको किराया देने के लिए बिल्डिंग बनाया है, तो उसने पर्पस बताया गया होगा कि इस बिल्डिंग पर मैं इस जमीन पर मैं बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं, पर बिल्डिंग का निर्माण करने का उद्देश्य क्या है? कि कमर्शियल यूज करना कि खुद रिवाज करना। तो उसने बताया होगा कि भाई मैं क्या करूंगा? कमर्शियल यूज करूंगा, तो इसका व्यापवर्तन हो गया और ये कमर्शियल लैंड हो गई। क्लियर हो गया? इसका टैक्स अलग लगता है। अगर वो बोलता कि मैं घर बना के रहूंगा, तो ये क्या होता? आपका रेसिडेंशियल होता, तो उसका टैक्स अलग लगता। यहां तक बात समझ में आया सबको? फिर आगे देखिए। तो व्यापवर्तन मतलब कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अवैध कॉलोनी का निर्माण करता है या डायवर्सन नहीं करता, क्या नहीं करता? डायवर्सन नहीं करता, ठीक है, या गलत तरीके से उसको डाइवर्ट करता है, या कॉलोनी निर्माण करने के लिए गलत तरीके से मोटिवेट करता है, ठीक है, तो उसे सादा कारावास। सादा कारावास किसे कहते हैं? 6 महीना फ्लैट जिसको जेल भेजा जाता है उसको कहते हैं क्या? सादा कारावास, सिंपल जेल कहते हैं। और 10,000 रुपए का क्या होगा? जुर्माना,
या क्या होगा, दोनों, तीनों ऑप्शन है, वो जज तय करेगा क्या देना है। तो अगर कोई अवैध प्लाटिंग करता है तो उसे सजा कितना हो सकता है एसडीएम के द्वारा, 6 महीना का जेल या 10,000 जुर्माना या दोनों, ये सारा चीज हो सकता है। ठीक है, फिर अपना आ गया क्या, अवैध सन्निमाण। क्लियर हो गया, अवैध सन्निमाण या अपराध का दुष्प्रेरण, तो जो भी दुष्प्रेरण करेगा, क्लियर हो रहा है, मतलब मोटिवेट करेगा, तो उसको भी क्या होगा, 6 महीने का कारावास, 10,000 जुर्माना या दोनों। यहां तक बात समझ में आ गया। फिर क्या बोल रहा है ये, अवैध व्यापर्तन या अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए किसी क्षेत्र के भूखंडों का अंतरण क्या होगा, शून्य होगा। मतलब शून्य समझते हो, नल एंड वाइड कहते हैं इसके लिए। क्या वर्ड यूज होता है, नल एंड वाइड। नल एंड वाइड ये कह रहा है कि मान लो किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया या अवैध तरीके से उसको डाइवर्ट किया गया और डाइवर्ट करके उसे बेच दिया गया, तो ऐसा जो बिक्री है या बिक्री करने का जो करार है वह क्या होगा, शून्य होगा। शून्य के लिए इंग्लिश होता है नल एंड वाइड। क्या होता है, नल एंड वाइड। तो नल एंड वाइड का मतलब वैसी कोई भी करार या कोई भी बिक्री को मान्य नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया बात भाई। अवैध कॉलोनी में अंतरग्रस्त भूमि का संपहरण, मतलब उसको कब्जा करने वाली बात हो रही है कि अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले व्यक्ति के अधिकार, हक, हित उसे क्या करेंगे, दोष सिद्ध किए जाने की तिथि से क्या कर ले जाएंगे, संपहरित, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। उसके पास कोई अधिकार, कोई ऐसा शक्ति या ताकत या हक नहीं होगा जिससे वो भूमि को क्या कर सके, बेच सके, जब तक सरकार उसको क्या ना दे, अनुमति ना दे। क्लियर हो रहा है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मोटा मोटी आपको इसको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं रखा है, सिर्फ इस बात के अलावा कि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी ग्राम पंचायत में निर्माण करता है तो उसे एसडीएम के द्वारा सजा दिया जाएगा, या उसे कॉलोनी निर्माण करने से पहले क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति कौन देगा, एसडीएम। तीन बात याद रखिए, ग्राम पंचायत में कॉलोनी निर्माण करने की अनुमति कौन देगा, एसडीएम। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। अगर कोई अवैध कॉलोनी का निर्माण करता है या डायवर्सन करता है, सजा कितना होगा, 6 महीना या 10,000 या दोनों। क्लियर हो गया, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। कोई समस्या है यहां तक, नहीं है, ठीक, तो आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए अध्याय 7, इसका नाम क्या है, पंचायत की निधियां, फंड्स ऑफ पंचायत। एकदम इजी है, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि प्रत्येक स्तर के पंचायत के पास क्या होगा, निधि होगा। क्या होगा, निधि होगा। ध्यान से सुनना, प्रत्येक पंचायत के पास एक क्या होगा, कहता है निधि। मैं आगे की बात बता रहा हूं, निधि मतलब फंड, यहां पर नहीं लिखा है ना, मैं जो बता रहा हूं। पंचायत की जो निधियां होंगी वो ग्राम पंचायत की अलग होगी, जनपद की अलग होगी और जिला पंचायत की क्या होगी, अलग होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास अपना फंड होगा। फंड जो होगा वो किसी न किसी शासकीय बैंक में, अनुसूचित बैंक में या डाकघर में खाते के रूप में खोला जाएगा, वहां पर रखा जाएगा। खाता का संचालन ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच और सचिव संयुक्त रूप से करेंगे, और जनपद और जिला पंचायत के मामले में अकाउंट ऑफिसर और सीओ के संयुक्त क्या होता है, साइन से होता है, ज्वाइंट सिग्नेचर होती है। क्लियर हो रहा है। लेकिन कोई भी पैसा बिना सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन के सरपंच, सचिव या आपका सीओ या अकाउंटेंट के साइन से निकाला नहीं जा सकता। और अगर आपने निकाल लिया तो बाद में जब भी सामान्य प्रशासन समिति की बैठक होगी, उस सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में आपको उस बात को उनके सामने रखना होगा। सामान्य प्रशासन समिति समझ में आ गए, जिसका अध्यक्ष गांव में कौन होगा, सरपंच, और जनपद और जिला पंचायत में कौन होगा, अध्यक्ष, और बाकी समिति के जो अध्यक्ष सदस्य होंगे उसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो क्या होंगे, सदस्य होंगे। अच्छा एक बात और बता दे रहा हूं, मैं ध्यान समझिएगा। कल आपको जब मैं समिति पढ़ा रहा था तो आपको याद आ रहा होगा कि स्वास्थ्य जो है 2 जगह आया था, याद आ रहा है, एक स्वास्थ्य समिति में आया था और एक शिक्षा समिति में आया था। उसी तरह से जो आपका महिला बाल विकास या शोषण है वो भी कहां पर आया था, शिक्षा में भी आया था और स्वास्थ्य समिति में आया था। तो याद रखिएगा, जब बेसिक तौर पर 5 न्यूनतम और अधिकतम 7 समिति बनेगी। अगर किसी जिला पंचायत या जनपद पंचायत ने 5 समिति बनाई तो फिर स्वास्थ्य और महिला समिति अलग से होगी नहीं, तो वो समिति की शक्तियां किसके पास फिर रहेंगी, शिक्षा समिति के पास। क्लियर हो रहा है। तो बेयर एक्ट में आपको केवल 5 समिति ही मिलेगी। यदि आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट में कितनी समितियों का वर्णन है, 5 समिति का, 7 समिति का वर्णन नहीं है। और 5 समिति के जो 2 एक्स्ट्रा समिति है उनके पावर पहले के समिति के पास होते हैं, पर 2 समिति यदि किसी जिला पंचायत ने अपनी सुविधा के लिए बना दिया तब वो पावर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसलिए वो दोनों जगह लिखा था। किसी को कंफ्यूजन हुआ होगा तो कल किसी ने पूछा नहीं, मैं सोचा था कोई पूछेगा पर कोई कुछ नहीं पूछा तो मैंने भी नहीं बताया, पर आज मेरे को लगा बता दूं, नहीं तो बोझा मत जाए लोग। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से,
ये क्या कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा, ध्यान से सुनना, राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्स, इस बात को समझा चुका हूं पहले भी, मैं जब 243 आई पढ़ा रहा था तो इस बात को समझा चुका हूं, पर इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। राज्य सरकार के द्वारा जो भी टैक्स पूरे राज्य से वसूला जाएगा, उस राज्य का एक हिस्सा पंचायतों को क्या किया जाएगा, विकास कार्य के लिए अर्थात डेवलपमेंट कार्य के लिए क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। पर कितना पैसा दिया जाएगा, इसकी सिफारिश कौन करेगा, वित्त आयोग। कौन करेगा, वित्त आयोग। फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को पूरे भारत, सॉरी, छत्तीसगढ़ सरकार को पूरे छत्तीसगढ़ से टैक्स की प्राप्ति होती है, तो टैक्स का एक निश्चित हिस्सा वो किसको देता है, पंचायतों को। पर पंचायतों को कितना पैसा देगा ये डिसाइड कौन करेगा, वित्त आयोग। वित्त आयोग भी देखो दो प्रकार का है, पहला क्या है, राज्य वित्त आयोग, दूसरा क्या है, केंद्रीय वित्त आयोग। तो सिफारिश कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग, और घोषणा कौन करेगा, केंद्रीय वित्त आयोग। ये पहले बता चुका हूं मैं, 243 आई पढ़ाया था तब। यहां तक बात हो गया। तो पहला पॉइंट है पंचायत के निधियों का समनुदेश, मतलब पंचायत को पैसा दिया जाना राज्य के द्वारा। पर राज्य किसके सिफारिश पर देगा, राज्य वित्त आयोग के सिफारिश पर। घोषणा कौन करेगा, केंद्रीय वित्त आयोग। फिर देखो, पंचायतों को क्या देना, सहायता अनुदान देना। पंचायतों को क्या देना, सहायता अनुदान। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन के तहत है, सेक्शन 68 के तहत। तो कोई भी पंचायत राज्य शासन के विहित प्राधिकारी के अनुमति से क्या कर सकता है, सार्वजनिक उपयोगिता, सार्वजनिक उपयोगिता मतलब पचरी, नाली या सामुदायिक भवन, शमशान गिरी, ऐसा कोई भी सार्वजनिक उपयोगिता का कार्य करना चाहता है तो उसके लिए क्या कर सकता है, सहायता अनुदान दिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि पंचायत के विभिन्न स्तर में सहायता अनुदान देने की शक्ति किसको होगी। ठीक है, तो ग्राम पंचायत को सहायता अनुदान कौन देगा, एसडीएम। आपके जनपद पंचायत को कौन देगा, अपर कलेक्टर। और जिला पंचायत को कौन देगा, कलेक्टर। क्लियर हो गया। और इस लाइन का मतलब समझे, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, पचरी बनाना तालाब में, नदी के किनारे पार बांधना, या फिर कोई सीसी रोड बनाना, या सामुदायिक भवन बनाना, या क्या बोल रहा हूं मैं, कोई शमशान गिरी के लिए शेड बनाना। इस तरह के सार्वजनिक उपयोगिता के कोई कार्य हैं तो उस कार्य के लिए वह, उसको जो राशि दी गई है उसके अतिरिक्त भी वह राशि की मांग कर सकता है। पर राशि देने की शक्ति किसके पास होगी, एसडीएम। अगला कौन होगा, अपर कलेक्टर। और यहाँ पर कौन होगा, कलेक्टर। हालांकि इनको पैसा राज्य सरकार देता है पर ये उनको देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया, पक्का। तो पहला और दूसरा पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, स्थायी संपत्ति का अंतरण। स्थायी संपत्ति का अंतरण कहने का मतलब होता है कि पंचायत के पास कोई बिल्डिंग है, मान लो पंचायत किसी कंपनी आई, मान लो जियो कंपनी है, जियो कंपनी कहती है कि भाई मैं तुम्हारे गांव में अपना टावर लगाना चाहता हूँ, तुम्हारे गांव में क्या लगाना चाहता हूँ, टावर लगाना चाहता हूँ, और गांव का मुझे शासकीय भूमि चाहिए। गांव क्या चाहिए, शासकीय भूमि। बदले में रिलायंस कंपनी जो टावर लगाने के लिए जितना एरिया लेगी उसका क्या देगी, वो महीने का किराया देगी। क्या देगी, किराया देगी। तो इस तरह से वो क्या करेगी, 20 साल 25 साल के लिए जमीन को लीज पर लेगी। क्या लेगी, लीज पर लेगी। तो इसी को अपन अंतरण कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं। तो यदि पंचायत अपनी संपत्ति को, ठीक है, 7 वर्ष से अधिक समय के लिए क्या कर रहा है, पट्टे पर या दान पर या लीज पर देता है, ठीक है, या विक्रय करता है, तो इसके लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी, कलेक्टर की। भले वो ग्राम पंचायत का जमीन है, पर ग्राम पंचायत का सरपंच और सचिव बिना कलेक्टर की अनुमति के 7 वर्ष से अधिक समय के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने जमीन के उपयोग करने के लिए नहीं दे सकते, चाहे कोई भी पर्पज हो। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई, ठीक। आगे फिर देखिएगा, पंचायत की निधि पहले ही बता दिया। पंचायत प्रत्येक स्तर के एक क्या होगा, फंड होगा, निधि होगा। उस फंड को कहां खोलेगा, किसी भी बैंक में, या कहां खोलेगा, डाकघर में। फिर अगला देख लो, पंचायत के पास जो निधि होगी उसका पैसा विड्रॉल करने का पावर, आहरण का मतलब होता है विड्रॉल। तो ग्राम पंचायत का पैसा कौन विड्रॉल करेगा, सरपंच और सचिव ज्वाइंट साइन से, सरपंच और सचिव ज्वाइंट साइन से, भूलना मत, ठीक है। जनपद और जिला पंचायत का जो पैसा विड्रॉल होगा अकाउंट से, वो किसके साइन से होगा, सीओ और अकाउंट ऑफिसर, सीओ और अकाउंट ऑफिसर के साइन से। लेकिन जितने बार पैसा विड्रॉल होगा उतनी बार परमिशन किसका लेना पड़ेगा, सामान्य प्रशासन समिति का। पहले ही बता दिया था इसको मैं, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या बोल रहा है, यदि सचिव, ठीक है, या मुख्य कार्यपालिका का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तो फंड का पैसा कौन निकालेगा। अगर सचिव का पद रिक्त है तो कौन निकालेगा, ग्राम पर जनपद सीओ, प्रभार किसको मिल जाएगा, जनपद सीओ को। और जनपद और जिला स्तर का प्रभार किसको मिल जाएगा, कलेक्टर को। क्लियर हुआ, पक्का। पर बोलते यहां पर जनपद सीओ हैं, पर इसको प्रभार को ले लेता है कौन, एसडीएम।
कौन ले लेता है? एसडीएम। वैसे यहाँ पर जनपद का प्रभार जिला सीओ को चला जाता है और जिला सीओ का प्रभार कलेक्टर को चला जाता है। व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली अभी यही होता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान समझना। हम कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत पर यदि सचिव का पद खाली हो तो सचिव के जगह पर साइन कौन करेगा? तो सरपंच बिल बनाएगा और साइन करवाने के लिए किसके पास आएगा? जनपद सीओ के पास। अगर जनपद सीओ नहीं है तो पावर किसके पास होगा? एसडीएम के पास। ठीक, जनपद सीओ का पद खाली है तो अकाउंट ऑफिसर बिल बनाएगा और साइन कराने कहाँ आएगा? जिला पंचायत सीओ के पास। अगर जिला पंचायत सीओ का पद खाली है तो अकाउंटेंट क्या करने आएगा? साइन किससे करवाने आएगा? कलेक्टर के पास। यही प्रैक्टिकली चलता है अभी। ठीक है, अब ध्यान समझना। पंचायत 5,000 से ज्यादा नगद में क्या नहीं कर सकता? भुगतान नहीं कर सकती। सिर्फ 5,000 तक रुपए वो नगद पे कर सकती है। उसके बाद सारे ट्रांजेक्शन उसे चेक के थ्रू करने होंगे, ऑनलाइन करने होंगे, ताकि किसको पेमेंट किया गया उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। याद रहेगा, मात्र कितना कर सकती है? 5,000 रुपए नगद, उससे ज्यादा वो पे नहीं कर सकती। ठीक, करारोपण और लेखा परीक्षा किसके द्वारा किया जाएगा बोलेगा तो सामान्य प्रशासन समिति। ठीक, करारोपण मतलब समझ में आ गया? टैक्स लगाने की शक्ति, कर आरोपण टैक्स लगाना, और लेखा परीक्षण मतलब आय व्यय के अकाउंट की जांच करना। तो आय व्यय के अकाउंट की जांच करना लेखा परीक्षा, और टैक्स लगाने की शक्ति क्या है? करारोपण। ये किस समिति के पास है? सामान्य प्रशासन समिति के पास। कोई डाउट है रे भाई? इतने पॉइंट में पक्का? अब मैं कुछ नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपका रीढ़ का हड्डी खत्म हो चुका है। कहां तक? अध्याय 5 तक। ठीक है, फिर देखो, पंचायत का वार्षिक बजट सबको पता है कब प्रस्तुत होता है? वित्तीय वर्ष खत्म होने के 3 माह पूर्व। वित्तीय वर्ष खत्म होने के 3 माह पूर्व। तो वित्तीय वर्ष खत्म होने के 3 माह पूर्व मतलब कौन से महीने में? दिसंबर महीने में। कौन से महीने में? दिसंबर। ग्राम पंचायत में कौन करेगा? सचिव। और आपके जनपद जिला में कौन करेगा? सीओ। कौन करेगा? जनपद जिला में सीओ। अब क्या बोल रहा है कि उस बजट को जो प्रस्तुत करेंगे उसको अनुमोदन करना होगा। तो ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के बजट का अनुमोदन कौन करेगा? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पंचायत। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पंचायत। और आपके जिला पंचायत के बजट का अनुमोदन कौन करेगा? जिला पंचायत। गलत लिख दिया है इसको लिखना है संचालक पंचायत। क्या लिखना है? संचालक पंचायत। ठीक है, तो जिला को काट के क्या लिखना है? संचालक पंचायत। डाउट है क्या किसी को? फिर से बोल रहा हूं, आपसे सवाल करता हूं, सवाल का जवाब में आपको समझ में आ जाएगा। गांव का बजट कौन पेश करेगा? कितने महीने पहले पेश करेगा? 3 महीना पहले। मतलब कब? जब बजट पेश कर देगा तो बजट को फाइनल अप्रूवल कौन देगा? उप संचालक पंचायत। जनपद पंचायत का बजट कौन पेश करेगा? सीओ। कब पेश करेगा? दिसंबर में। जब बजट पेश हो जाएगा तो उसका अप्रूवल कौन देगा? संचालक, डिप्टी 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 डायरेक्टर ऑफ पंचायत। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पंचायत। लेकिन जिला पंचायत का बजट कौन पेश करेगा? जिला पंचायत का सीओ। उसको अप्रूवल कौन देगा? संचालक पंचायत। उसे कौन देगा? संचालक पंचायत। जिला लिखा गया, ये जिला की जगह बस क्या लिखवाना था? संचालक। इसका मतलब हो गया डायरेक्टर ऑफ पंचायत, उसे अप्रूवल देगा। क्लियर हो गया? फिर से वही बात घुमा फिरा के ले आए। क्या? राज्य वित्त आयोग। सबको पता है कि राज्य वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के तहत है? 243 आई के तहत। इसका काम क्या होता है? इसका काम है कि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले जितने भी आय हैं उन आय में से एक हिस्सा पंचायतों को देने के लिए क्या करता है? सिफारिश। पर घोषणा कौन करता है? घोषणा कौन करता है? केंद्रीय वित्त आयोग। ठीक, अब अगला बात को सुनना कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? 243 आई के तहत। किसके तहत? 243 आई के तहत। कौन गठित करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। कितने साल के गैप में करेगा? 5 साल के गैप में। फिर से बोल रहा हूं, हर राज्य में राज्य वित्त आयोग होगा जिसका गठन कौन करेगा? राज्यपाल। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 243 आई के तहत। कितने साल में करेगा? 5 साल में करेगा। अब इसका काम क्या है? तो काम यह है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको कैसा पैसा राज्य के द्वारा मिलना चाहिए उसकी ये सिफारिश करेगा। और घोषणा कौन करेगा? केंद्रीय वित्त आयोग। अब हो गया कि राज्य वित्त आयोग में क्या होता है? तो एक क्या होता है? अध्यक्ष, और 2 क्या होते हैं? सदस्य। और इन सबका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। ठीक, काम देख लो तो काम सबको पता है कि राज्य द्वारा जो कर लगाए गए हैं या जो चार्जेस लिए गए हैं उससे जो भी पैसा राज्य को प्राप्त हुआ है उसका एक फिक्स हिस्सा
फिक्स परसेंटेज किसे देना होगा? पंचायती राज संस्था। पंचायती राज संस्था मतलब ग्राम, जनपद, जिला को देना होगा। वितरित करना मतलब क्या होगा? देना होगा। तो सिफारिश कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग। और घोषणा कौन करेगा? केंद्रीय वित्त आयोग। ठीक, तो कितना परसेंटेज देगा पैसा पंचायत अपने राज्य पंचायतों को, इसकी घोषणा करेगा। हो गया। ओ सोनी, तू सो रही है क्या? नींद में ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, आगे बात करते। देखो, राज्य सरकार राज्य की संचित निधि, अब ये नया टर्म्स आया। आप संचित निधि, कोई आज मैं पूछने आया था, कौन पूछना है संचित निधि में किसको बताया था यार? हाँ ठीक, तुमको बता रहा था, ऑफिस आई थी तो। ठीक, ध्यान से सुनो। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तीन तरह के फंड्स होते हैं। कितने तरह के फंड होते हैं? तीन। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। तो तीन तरह का जो फंड होता है, उसमें एक फंड होता है कॉन्सिलेटेड फंड, जिसको बोलते हैं संचित निधि। क्या बोलते हैं? संचित निधि। एक्चुअल में भारत सरकार का खजाना है। भारत सरकार को टैक्सेस और जो चार्जेस लगाती हैं, उनका पैसा कहां पर आता है? संचित निधि में। ठीक, दूसरा एक फंड होता है जिसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड केंद्र में राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है और राज्य में राज्यपाल के कंट्रोल में होता है। और तीसरा फंड होता है, उसे बोलते हैं पब्लिक अकाउंट फंड। क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट फंड। ये जो हम लोग बैंक में आरडी एफडी करके रखे रहते हैं पैसा, वो सब पैसा सरकार बैंक के थ्रू अपना इधर से उधर अल्टी पल्टी करते रहती है। बस ये है कि तुम्हारे मांगे जाने पर तुमको दे देती है। यहां तक बात समझ में आ गया? बट वो ऐसा यूज करती है जस्ट लाइक मानो उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है या संपत्ति है, उससे ब्याज को प्राप्त करती है और खुद रखती है। तुमको भी उसका ब्याज देती है, ऐसा नहीं है कि नुकसान करती है। अपना 15% कमाई, तुमको 5% दे दी एफडी का, कहानी खत्म है। क्लियर हो रहा है बात? हाँ भाई, यही है। इसी का नया कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग म्यूचुअल फंड या एसआईपी, रोज दिन रात टीवी में ऐड सुनते रहोगे। म्यूचुअल फंड एकदम सही है, फिर थोड़ा सा कुटकुट करते होंगे नीचे में टीएनसी लिख करके। तो म्यूचुअल फंड्स अब आजकल तो पूरे के पूरे, मतलब मुझे लगता है कम से कम 10 to 15% हमारा यूथ अभी इसी में इन्वॉल्व है। 10 से 15% जो यूथ है, क्योंकि मेहनत सबको नहीं करना है ना, मेहनत सबको नहीं करना है, बहुत कम चाहिए उनको। तो बढ़िया कहीं से 10 15 20 25 50 हजार 1 आध लाख पा गए, तो फिर उसको शेयर मार्केट में इधर से उधर करते रहते हैं। कुछ ठलापंटी है तो ड्रीम 11 में लगा रहे हैं 15। हाँ मतलब ऐसा है। अब कुछ लोग ठीक ठाक बुद्धि लगा के खेल रहे हैं, तो लोग प्रॉफिट में भी हैं, लॉस में भी नहीं है, पैसा लगा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। आज के टाइम मुझे लगता है हर घर में एक दो आदमी ऐसा होगा जो शेयर मार्केट के मामले में दिन भर को चकते बैठे रहता होगा। कौन से शेयर बढ़ रहा है, कौन सा शेयर घट रहा है। ऐसा लगता हो कि पूरे अरमान क्या था उसका, अमर्त्य सेन लोग हमारे यहाँ ही आके बैठ गए हैं टाइप का लगता है। मैं तो परेशान रहता हूँ, मैं समझ ही नहीं आता। अपने को बैंक को दो चुपचाप, जो पैसा देना है दे, नहीं देना है मत दे। ठीक है, आगे बात को ध्यान समझो। उतना ठला टाइम नहीं है ना यार मार्केट के एनालिसिस करने के लिए कि कौन सा क्या। 99% लोग क्या होते हैं? हाँ तो होबे करेंगे, सवाल ही नहीं है। इतना कौन सा उनको पता है? वही किसी को नहीं पता। अच्छा, मार्केट का क्रैश होना या उसका अप होना, वो जानबूझकर होता है ना। वो एक तरह का जुआ है। वो जानबूझकर होता है कि कब मार्केट को, जब लगता है कि पैसा ठीक ठाक आ गया, मार्केट को क्रैश कराते हैं। ये क्या तुमको लग रहा है टमाटर वमाटर बढ़ा है तो सही में उत्पादन कम हो गया, ऐसा लग रहा है का? वो सारा प्लानिंग के तहत मार्केट हाइप कराया गया है। और थोड़ी बहुत कारण भी है, जैसे बारिश हो जाना, थोड़ा दिन ठीक ठाक चलता है, फिर बारिश हो जाता है, फिर थोड़ा दिन ठीक चलता है, बारिश होता है। तो तुम जसपुर वाले लोग तो समझ ही रहोगे, उधर के कोई होगे तो, कि टमाटर का फसल कैसे बर्बाद हो रहा है। तो लोकल टमाटर हमारे इस तरह के जलवायु के चक्कर में बर्बाद हो गए। और जिनको समझ में आया कि लोकल टमाटर बर्बाद हो गए, उन्होंने उन टमाटर्स को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है कि धीरे धीरे करके निकालो। 5 रुपए का टमाटर कम से कम जितना दिन, 1 महीना 80 रुपए में बिक जाए। ये बात है। किसान को दोनों कंडीशन में फायदा नहीं होता। किसान को अगर डिमांड बढ़ी है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसान तो 10 रुपए में बेच चुका है, 70 रुपए का मार्जिन तो बिचौलिया ले रहा है। और अगर डिमांड अगर घट जाए तो उसका बेचारे का टमाटर 5 रुपए भी हम नहीं खरीदेंगे। 5 रुपए भी नहीं खरीदेंगे। तो उसके पास ऐसा कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है कि अपने टमाटर को सुरक्षित रख ले, या ऐसा कोई मशीन नहीं कि केचप बना के उसको बेच दे। इसलिए किसान को दोनों कंडीशन में फायदा नहीं होता है। ठीक है, कमर्शियल फसल में। अनाज के मामले में कम से कम वो स्टोर करके रख लेता है, और नहीं तो जुन्ना चाउर खाए काम ही कहता है। पर जो कमर्शियल फसल है, लाइक गन्ना, कपास,
टमाटर, लीची, इन सब मामले में उसको बहुत प्रॉफिट नहीं होता है। मार्केट के हिसाब से लगता है कि मुनाफा बहुत है, पर मार्केट को तो बड़े बड़े व्यापारी लोग कंट्रोल करके रखे रहते हैं ना। ठीक, तो संचित निधि भारत सरकार खजाना है, जिसमें सॉरी राज्य सरकार बात हो रहा है, तो राज्य सरकार खजाना है जिसमें राज्य के द्वारा वसूले गए कर और शुल्क, जिसको चार्ज कहते हैं, के पैसे आते हैं। अब ये जो संचित निधि से पंचायतों को जो सहायता अनुदान देगा, इसका सिफारिश भी कौन करेगा? वित्त आयोग। पर संचित निधि से पैसा संसद के अनुमति के बिना निकाला जा सकता है। क्लियर है? बाकी सब में संसद की अनुमति चाहिए होती है, मतलब संसद की अनुमति चाहिए होती, सॉरी राज्य की बात कर रहे हैं ना, तो विधानमंडल की अनुमति नहीं चाहिए होती है, वोटिंग अनुमति नहीं चाहिए होती है। क्लियर है? बहस कर सकते हैं पर उससे कोई कटौती नहीं कर सकते वोटिंग करके। अगर उन्होंने बोल दिया कि मैं इतना परसेंटेज दूंगा, तो कोई सांसद या विधायक वोटिंग करके उसके परसेंटेज को कमी या वृद्धि नहीं करवा सकता। ठीक है, आगे देखिएगा, राज्य एवं स्थानीय जो निकाय होते हैं, ठीक है, उनके बीच करों का समुचित क्या करता है? बंटवारा करता है। मतलब राज्य समझ में आ गया, राज्य समझ में आ गया, छत्तीसगढ़ सरकार। स्थानीय निकाय मतलब क्या हो गया आपका? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, उनके बीच टैक्स का बंटवारा, कि तुम किस पर टैक्स लगाओगे, मैं किस पर टैक्स लगाऊंगा, ये बंटवारा करने का सिफारिश करता है। ठीक है, राज्यों की आर्थिक स्थिति का वो क्या करता है? एस्टीमेट बनाता है। ठीक है, और राज्यपाल के द्वारा कोई दूसरा काम यदि फाइनेंशियल दिया गया तो उसको भी करेगा। इससे प्रश्न आपको ज्यादा नहीं आएगा, सिवाय पहले लाइन के। सिवाय किसके? पहले लाइन के। पहला लाइन क्या है कि राज्य को प्राप्त होने वाले आय का हिस्सा किसको देगा? पंचायतों को देगा, जिसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग। घोषणा कौन करेगा? केंद्र वित्त आयोग। ठीक है, अब देखो कि छत्तीसगढ़ में कितने वित्त आयोग हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में अब तक कितने वित्त आयोग हुए हैं? 4। तो पहला वित्त आयोग कौन है? टी.एस. सिंहदेव। दूसरा कौन है? अजय चंद्राकर। तीसरा कौन है? चंद्रशेखर साहू। वर्तमान में कौन है? सर जी.एस. मिंज। पहला कौन है? टी.एस. सिंहदेव, दूसरा अजय चंद्राकर, तीसरा चंद्रशेखर साहू, चौथा सर जी.एस. मिंज। तो बोलेगा कि छत्तीसगढ़ में अब तक कितने वित्त आयोग बने हैं, तो कितने हो गए? 4। ये पूछ सकता है कितने वित्त आयोग? 4। चौथा वित्त आयोग कब बना है? 30 जुलाई 2021, और अभी तक वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है? सर जी.एस. मिंज। हमको मेंबर नहीं मिला इसलिए हमने मेंबर का नाम नहीं लिखा है, बाकी मेंबर को पूछा भी नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे कि नहीं बढ़े? तो खत्म आपका अध्याय 7, और अब आ गया क्या आपका? अध्याय 8। ठीक है बात भाई? अध्याय 8 की बात करते हैं, ध्यान समझो। अध्याय 8 क्या है? पंचायत की स्थापना। स्थापना मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट। बजट मतलब आय व्यय का सालाना विवरण। लेखा मतलब उसके आय व्यय का हिसाब। क्लियर हो गया? 3 चीजें पढ़नी है। फिर से बात कि पंचायत सचिव, स्थापना पढ़ रहे हैं ना, तो स्थापना में हम उसके कर्मचारी अधिकारियों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्थापना में सबसे पहले देखो, ग्राम पंचायत में कौन आता है? सचिव। तो सचिव के अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो उप संचालक पंचायत। कौन करता है? उप संचालक पंचायत। इस बात का देखिएगा, सचिव का अपॉइंटमेंट किसके साइन से होता है? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पंचायत। किसके साइन से होता है? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पंचायत। ठीक है, अब इसका काम क्या क्या है? तो पहला, ग्राम पंचायत का बैठक बुलाना। ग्राम पंचायत के जितने भी रजिस्टर्ड हैं उनको क्या करना? रजिस्टर को रेडी करना। ग्राम पंचायत के आय व्यय को ग्राम सभा और पंचायत के सामने क्या करना? प्रस्तुत करना। भाई ग्राम सभा के 6 बैठक में प्रस्तुत करेगा, और आपके पंचायत के वार्षिक बैठक प्रस्तुत करेगा। बैठक का जो एजेंडा है कि किस बात पर बैठक करनी है, वो एजेंडा तय करेगा, क्या इस टॉपिक पर हमको बैठक करनी है। ग्राम पंचायत की जो कार्यकारी शक्ति है, इसको पीएससी और व्यापम दोनों पूछ चुके हैं कि किसमें निहित होती है, तो किसमें निहित होती है? सचिव में। मतलब मुख्य कार्यपालिका कौन है ग्राम पंचायत का? मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है ग्राम पंचायत का? तो उसका नाम क्या है? सचिव। सेम बात अब जिला जनपद पंचायत सीओ के लिए, बस नियुक्ति बस समझना है। सीओ की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। कहां पे लिखा है राज्य सरकार? लिखे नहीं रहे, ये लिखा है। ठीक है, तो इसका नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। अब ये दोनों के दोनों आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। जो पीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं उनको जनपद का सीओ बनाया जाता है, और जो यूपीएससी के थ्रू आईएएस वगैरह में सेलेक्ट होते हैं उनको आपका जिला में नियुक्त किया जाता है। जो नया नवेला आईएएस होता है वो आपका जिला पंचायत सीओ होता है जनरली। या तो आजकल अपर कलेक्टर लोग कोई बनाने लगे, अभी वर्तमान में जो अपर कलेक्टर हैं पर वो जिला पंचायत के सीओ हैं। ठीक है, तो अभी ये नया पैटर्न है, वरना जो सीनियर ना होकर जो 1-2 साल के नए आईएएस होते हैं वो जिला पंचायत से अपनी कैरियर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर धीरे से निगम, फिर धीरे से कलेक्ट्री उनका मूल पद होता है। 5-7 साल 8 साल कलेक्ट्री करने के बाद फिर सीधा सेक्रेटरी में जाते हैं, तो मेन उनका जलवा शुरू होता है। हम लोग को लगता है कि जलवा कलेक्ट्री में है,
पर मेन जलवा कहाँ है? सेक्रेटरी में। अगर सेक्रेटरी में पहुंचे मतलब तुम समझो कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं है। समझ में आ रहा बात? फिर मुख्यमंत्री और मंत्री कुछ नहीं है, फिर वही भगवान है। हम लोग के मन में भ्रम है कि मंत्री लोग हम पे शासन चलाते हैं। शासन कौन चलाते हैं? सचिव लोग चलाते हैं, वही लोग भगवान है। क्लियर हो रहा है बात? ये बात को आप समझ लो। अब क्लियर बात समझिए। तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी होगा वो जिला पंचायत का सीओ, और जो राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा वो जनपद पंचायत का सीओ। यहां तक बात समझ में आ गया? अब देखिए कार्य सेम जो वहां था, बस वहां जहां जहां गांव था वहां वहां क्या कर लो? जनपद और जिला पंचायत कर लो। तो क्या करेगा? जनपद और जिला पंचायत का पहला बैठक बुलाएगा, जनपद जिला पंचायत का सामान्य बैठक बुलाएगा, जनपद जिला पंचायत के रजिस्टर या दस्तावेज को तैयार करेगा, जनपद जिला पंचायत के आय व्यय बजट को तैयार करेगा, उनका बैठक का एजेंडा तय करेगा, और उनके कार्यकारी शक्ति किसमें होती है कहेगा। तो फिर देखो ये गड़बड़ हो गया, कॉपी पेस्ट है ना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो किसमें होता है? सीईओ में होता है। किसमें होता है भाई? सीईओ में। ठीक है ना, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। फिर देखिए पंचायत स्तर पर अन्य कर्मचारी की नियुक्ति कौन करेगा? वो सचिव का हो गया तो उप संचालक पंचायत, और सीओ का हो गया तो राज्य सरकार। लेकिन ग्राम स्तर पर और कोई ऑफिसर नियुक्त करना है तो कौन करेगा? अतिरिक्त कलेक्टर। जनपद पर कौन करेगा? कलेक्टर। और जिला पर कौन करेगा? राज्य सरकार। किसके अलावा? सीओ और सचिव के अलावा। ठीक है, अब आते हैं बजट। तो तुम सबको पता है कि बजट कितने दिन पहले होगा? 3 महीना पहले। ठीक है, तो एक और क्या बोल रहा है? प्रत्येक स्तर के पंचायतों में वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक, लेकिन वो 30 अप्रैल तक लिखा जरूर है, पर 30 अप्रैल लिखा गया, मार्च है यार, 31 मार्च हो गया। 31 मार्च के 3 महीना पहले प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम पंचायत में कौन प्रस्तुत करेगा? सचिव। और जनपद और जिला में कौन करेगा? सीओ। याद रखिएगा ना, वित्तीय वर्ष खत्म होने के 3 माह पहले कौन करेगा? सचिव। और वहां कौन करेगा? सीओ। ठीक है, साथ ही साथ बजट के साथ साथ क्या प्रस्तुत करेगा? एनुअल रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट रिपोर्ट, और एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, और समझ में आ रहा है ना, और आपका डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहां पर लिखा नहीं है, 3 चीज और प्रस्तुत करता है: वार्षिक लेखा रिपोर्ट, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, और वार्षिक विकास रिपोर्ट। सब कॉमन कॉमन चीजें हैं यार, इसको मैं क्या तुमको बताऊं। मैं पहले बोला था कि जितना कॉन्सेप्ट है वो कहां तक है? अध्याय 5 तक है। फिर देखिएगा, अब ये जो बोल रहा है कि जो हमने बजट प्रस्तुत किया उस बजट को, ठीक है, वार्षिक लेखा और प्रशासनिक रिपोर्ट को ग्राम पंचायत को कब तक अनुमोदन करना होता है? 31 मई तक। ग्राम पंचायत मतलब सारे पंचों के द्वारा। और जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कब अनुमोदित करना होता है? 15 जून। याद रहेगा, जो बजट पेश किया गया उसे ग्राम पंचायत रिपोर्ट को कब तक अनुमोदित करेगा? 31 मई। और जनपद और जिला पंचायत, ठीक। और देखो ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखा एवं प्रशासनिक रिपोर्ट को 1 जून तक किसके पास भेजना होगा? ग्राम सभा के पास और जनपद पंचायत के पास। ठीक है, जनपद पंचायत का वार्षिक लेखा और प्रशासनिक रिपोर्ट को कब तक भेजना होगा? 30 जून तक। किसके पास? जिला पंचायत के पास। और जिला पंचायत किसको भेजेगा? 30 जून तक राज्य सरकार के पास। एक बात दिमाग में घुस रहा है? फिर से रिपोर्ट करते हैं, मेन बात को दोहराते हैं, याद हो जाएगा। बजट गांव में कौन प्रस्तुत करेगा? सचिव जो पेश किया उसको पंचायत को पास करने के लिए कब तक का समय है? 31 मई। अब ये तो पंचायत ने पास किया, पर पंचायत अपने उस रिपोर्ट को किसको भेजेगा? जनपद को और ग्राम सभा को। जनपद को और ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा और जनपद कब तक करेगा? 1 जून तक। अपने हायर बॉडी को भेज दिया। पंचायत का मतलब 20 पंचों से है, ग्राम सभा मतलब उसके गांव के पूरे मतदाताओं से है, और जनपद पंचायत उसके नियंत्रण करने वाले ऊपर के आपके पंचायती राज संस्था से है। तो ग्राम पंचायत का बजट पेश हुआ सचिव के द्वारा, उसको ग्राम पंचायत कब पारित करेगा? 31 मई तक। फिर उसे वो कहां भेजेगा? ग्राम सभा को और जनपद पंचायत को। तो ग्राम सभा और जनपद पंचायत कब तक पास करेगा? 1 जून तक। अब ये ग्राम पंचायत का पूरा मामला खत्म। अब आते हैं किसमें? जनपद पंचायत में। जनपद पंचायत जो बजट पेश करेगा कौन करेगा? सीओ पेश करेगा। जो सीओ पेश करेगा उसको पास कौन करना होगा? जनपद पंचायत के सदस्यों के द्वारा। तो जनपद पंचायत के सदस्य कब तक पास करेंगे उसको? 15 जून तक। कब तक करेंगे? 15 जून। जनपद पंचायत के सदस्य समझ में आ रहा है ना भाई? सीओ तो पेश कर दिया, पर जनपद पंचायत में मिनिमम होंगे तो 10 सदस्य, मैक्सिमम होंगे तो 25 सदस्य। तो पूरे 25 सदस्य मिलकर के पास करने के लिए समय सीमा कब तक है?
15 जून तक। पर जनपद पंचायत अपने बजट को अपने स्तर पर पास करने के बाद किसको भेजेगा? जिला पंचायत को। तो जिला पंचायत उसे कब तक पास करेगा? 30 जून तक। वैसे ही जिला पंचायत जो है अपने बजट को अपने सदस्यों से कब तक पास कराएगा? 15 जून तक। और उसे राज्य सरकार से पास कब कराएगा? 30 जून तक। सबको समझ में आया? फिर से पूछ रहा हूं, बिना देखे बताना तो मेरे को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। ग्राम पंचायत के बजट को, ग्राम पंचायत के बजट को पंचायत के पंच कब तक पास करेंगे? अब जो ग्राम पंचायत के पंच उसे पास कर देंगे तो ग्राम पंचायत के पंचों को उसके कहां भेजना होगा? ग्राम सभा। और जनपद पंचायत को उसे कब तक पास करना होगा? 1 जून तक। अब ग्राम पंचायत का मामला खत्म, 1 जून है ना। जनपद पंचायत के बजट को जनपद पंचायत के सदस्यों के द्वारा कब तक पास करना होगा? और जनपद पंचायत के सदस्य जब उसे पास कर देंगे तो जिला पंचायत को भेजेंगे, तो जिला पंचायत को उसे कब तक पास करना होगा? पक्का? जिला पंचायत के सदस्यों को जिला पंचायत के सीओ द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को कब तक पास करना होगा? 15 जून। सेम है। और उसे कहां भेजेंगे हम लोग? राज्य सरकार के पास। तो राज्य सरकार को कब तक पास करना होगा? इतना ही बात था। रटा गया? ठीक। ऐसे पढ़ने पे लगता है कि कठिन है, पर एकदम कठिन नहीं है। अब देखिए ध्यान से, जिला पंचायत का तो हो गया। अब बोल रहा है कि इस बजट की समीक्षा या परीक्षण करने के लिए कौन अधिकारी होगा? तो गांव और जनपद के बजट का परीक्षण करता अधिकारी है कौन? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पंचायत। और आपका जिला पंचायत के बजट का परीक्षण अधिकारी कौन है? संचालक पंचायत। क्लियर हो गया? तो गांव और बजट का जहां जहां पैसा कौड़ी का मामला आ रहा है वहां ग्राम और जनपद एक हो रहे हैं। ध्यान दियो, जहां पर फिनेंशियल मामला आ रहा है वहां गांव और जनपद के लिए एक ही ऑफिसर है। कौन? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पंचायत। और जिला पंचायत के लिए एक सेपरेट ऑफिसर है जिसका नाम है क्या? संचालक पंचायत। लेकिन बाकी जब मामला आ रहा है फिनेंशियल को छोड़कर वहां गांव अलग है और जिला और जनपद एक है। नोटिस किया कि नहीं किया है? ठीक। ये खत्म हो गया आपका कौन सा अध्याय 8। बढ़े? अब आ जाए क्या? अध्याय 9। ये थोड़ा ठीक ठाक है, ध्यान से सुनो। मैं तो बोला ही था कि 5 तक तुम्हारा पंचायती राज में क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। और तो मैं स्लो चल रहा हूं अभी। ठीक है? अब ध्यान सुनना, ये भी एकदम इजी है। आप 5 तक पढ़ लिए हो ना, आपसे प्रश्न नहीं बिगड़ेगा, मेरे से लिख के ले लो। ठीक? एक टॉपिक बस बच गया, इनको दिया जाने वाला दंड। क्या बच गया? पंचायत के सदस्यों को दिया जाने वाला दंड, जो आगे आएगा वो इंपॉर्टेंट है। और एक बच गया आपका निर्वाचन नियम 1995। ये 2 टॉपिक को और पढ़ लेने के बाद आपको पंचायत का एक भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैं पंचायत पे जितना मेहनत करना था मैं पहले ही कर दिया। कब तक? अध्याय 5 तक। अब ये कॉमन चीज है एकदम। फिर से क्या बोल रहा है कि भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति, कि भाई भूमि पर कोई टैक्स लगा सकता है या नहीं लगा सकता है? तो टैक्स लगा सकता है। कौन लगाएगा? तो ग्राम पंचायत लगाए। कौन लगाएगा? ग्राम पंचायत। अब क्या बोल रहा है कि ग्राम पंचायत के अधीन प्रत्येक भूधारी, भूधारी मतलब जिसके पास जमीन है, ठीक है, या भूमि नहीं है तो भूमि को पट्टे पर लिया है, ठीक है, और पंचायत क्षेत्र में क्या करता है? वो रहता है, तो उसे भू राजस्व या लगान के प्रति रुपया या ऐसे भाग पर जो 50% से अधिक हो उपकर मतलब शेष, उपकर मतलब क्या होता है? शेष के भुगतान का दायी होगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं ना, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा? तो कितना होगा? प्रति रुपया। क्या होगा? रुपया, 1 रुपया होगा बोल रहा है क्षेत्र के हिसाब से। या क्या होगा बोल रहा है? 50 पैसे से अधिक हो सकता है, जो भी हो सकता है, चाहे 75 पैसा हो, 80 पैसा हो, 70 पैसा हो, ठीक है। और किसके रूप में लिया जाएगा बोलता है? शेष के रूप में। और जिला पंचायत संकल्प पारित कर इसे कहां तक बढ़ा सकता है? 10 रुपए की सीमा तक बढ़ा सकता है। तो न्यूनतम जो टैक्स होगी प्रॉपर्टी को कितनी होगी? 50 पैसा। अधिकतम कितना बढ़ सकता है? 10 रुपया। और टैक्स की वसूली कौन करेगा? सचिव। बस इतनी बात को बोल रहा है, इसके अलावा पूछेगा नहीं। फिर देखो, जनपद पंचायत के भीतर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क के हिस्से का वितरण। अगर जनपद पंचायत कोई संपत्ति को बेचता है तो ग्राम पंचायत को कितना
कितना पैसा होगा, तो बोल रहा है किसी खंड 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 मतलब जनपद पंचायत के क्षेत्र में भूमि को यदि बेचा जाए, अंतरण किया जाए, तो उसपे जो भी स्टाम्प शुल्क लगेगा, उस स्टाम्प शुल्क का 1% ग्राम पंचायत को उसके डेवलपमेंट के लिए मिलेगा। क्लियर हुआ? अगर बिल्हा ब्लॉक में कोई भी संपत्ति बेची गई, बिल्हा ब्लॉक में कोई भी संपत्ति बेची गई, तो संपत्ति तो किसी ना किसी गांव का होगा। मैंने खरीदा, किसी ने बेचा। मान लेते कि बिल्हा ब्लॉक में धमनी गांव का कोई प्रॉपर्टी बिका, धमनी गांव के प्रॉपर्टी को किसान ने बेचा, मैंने खरीदा, तो हम दोनों के बीच, खरीदी बिक्री के बीच में रजिस्ट्री ऑफिस में एक शुल्क लगता है जिसका नाम है क्या? स्टाम्प शुल्क। वो तय होता है भूमि के हिसाब से। मान लो 1 लाख रुपए का स्टाम्प लगा, मान लो 1 लाख रुपए का स्टाम्प लगा, तो 1 लाख रुपए का स्टाम्प रजिस्ट्री विभाग को गया, पर सरकार उस 1 लाख का 1% उस पंचायत को क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी, ताकि उसका डेवलपमेंट पे वो क्या कर सके? खर्च कर सके। तो उस गांव में जितनी बार भी खरीदी बिक्री होगी, चाहे किसान लोग जितनी बार खरीदी बिक्री करें, हर खरीदी बिक्री का कुल स्टाम्प लागत का 1% किसको जाएगा? ग्राम पंचायत को जाएगा। क्लियर हो गया बात? ये दोनों चीज समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा आता है जिला पंचायत की राजनिधि। अब देखो, जिला को, पूरे जिला के जितने भी गांव है वहां से पैसा मिलेगा, तो ये बोल रहा है कि जिला पंचायत के पास जितना पैसा आएगा जिले से, उसको क्या कहा जाएगा? राजनिधि। क्या कहा जाएगा? राजनिधि। अब राजनिधि का जो पैसा होगा उसको तीनों पंचायतों में बांटा जाएगा। किसमें बांटा जाएगा? तीनों पंचायत। तो अब पंचायतों में कैसा बांटा जाएगा? तो कुल राशि का 50% कौन रखेगा? गांव। और 25% कौन रखेगा? जनपद। और जिला पंचायत कितना रखेगा? बस यही है। पूरे जिले से जिला पंचायत को जितना भी शुल्क, रॉयल्टी जो भी प्राप्त होगा, उस शुल्क रॉयल्टी से मिलने वाले पैसे को एक फंड में रखा जाएगा। उस फंड को कहा जाएगा राजनिधि। राजनिधि के कुल पैसे का 50% गांव को बांटा जाएगा, सारे गांव को ना, जिले के सारे गांव को। ऐसा नहीं कि एक गांव को 50%, कुल पैसा का 50% जिले के सारे गांव को, कुल पैसा का 25% जिले के सारे ब्लॉक को, और कुल पैसा का 25% जिला के लिए रखेगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गांव को लग रहा होगा 50%, पर बट करके गांव को चना मुर्रा मिलने वाला है। अरे भाई, पूरा 50% सारे गांव में बटेगा। क्लियर हो रहा है ना? ठीक। अब देखिए, कर आरोपण की शक्ति कि पंचायत क्या क्या पे टैक्स लगा सकता है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 77 के तहत जनपद पंचायत के पूर्व अनुमोदन पर अगर जनपद पंचायत परमिशन दे तो टैक्स कौन लगा सकता है? ग्राम पंचायत। और जिला पंचायत अनुमोदन दे तो टैक्स कौन लगा सकता है? जनपद पंचायत। और यदि राज्य सरकार अनुमति दे तो जिला पंचायत लगा सकता है? नहीं, भूलना मत। अनुसूची 1 और अनुसूची 2, फिर से बोल रहा हूं, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में टैक्स लगाने की शक्ति है। मूर्ख, तुमको पढ़ा के आ रहा हूं इसलिए पूछा मैं चकोर के। अनुसूची 1 में कंपलसरी टैक्स है, अनुसूची 2 में ऑप्शनल टैक्स है, पर टैक्स लगाने की शक्ति सिर्फ गांव और जनपद को है, जिला को नहीं है। गांव टैक्स लगा सकता है जनपद की अनुमति से, और जनपद टैक्स लगा सकता है जिला की अनुमति से। जिला पंचायत को टैक्स लगाने की अनुमति नहीं है। टैक्स सिर्फ कौन लगा सकता है? गांव और जनपद। पर गांव को टैक्स लगाने के लिए परमिशन किसे लेना होगा? जनपद से। और जनपद को टैक्स लगाने के लिए परमिशन होगा जिला से। क्लियर हो गया? अब देखो, अगर किसी गांव मतलब जगह पर नाट्यगृह, समझ में आ गया, ओपन थिएटर या कोई सार्वजनिक प्रदर्शन, मेला, ऐसा कोई चीज लग रहा हो, तो उस पर कर लगाने की शक्ति किसको होगी कहेगा? तो कौन लगा सकता है? जनपद पंचायत। क्लियर हो गया? अगर कोई ओपन थिएटर प्रोग्राम हो रहा है, कोई मेला लग रहा है, तो उस पर टैक्स कौन लगा सकता है? जनपद पंचायत। किसी भी स्तर पर पंचायत द्वारा लगाए गए करों पर राहत देने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसको होगी? राज्य सरकार। अगर मान लो जनपद लगाया टैक्स या गांव लगाया टैक्स, और कोई आदमी उसके खिलाफ अपील करता है कि मैं टैक्स देना नहीं चाहता, तो टैक्स से छूट या राहत देने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राज्य सरकार के पास। क्लियर हो गया? अगर कोई व्यक्ति कर को जमा नहीं किया है, तो कर की वसूली कलेक्टर के द्वारा करवाया जाएगा। किसके रूप में? लगान के रूप में। किसके रूप में? लगान के रूप में। यदि कोई व्यक्ति अपना टैक्स जमा नहीं करता है तो टैक्स कन्वर्ट हो जाएगा लगान में। लगान मतलब भू राजस्व। जब तक भूमि तब तक टैक्स बचा रहे। आप लोगों को पता नहीं है, जमीन की खरीदी बिक्री होती है पहले टैक्स बंटवाया जाता है। हम लोगों को पता नहीं रहता। जब अगर तुम 20 साल नहीं बेचे तो 20 साल तक उसका टैक्स पेंडिंग रहेगा, और कोई मांगने भी नहीं आएगा, मांगने भी नहीं आएगा भू राजस्व वाले। लेकिन जिस दिन तुम जमीन को बेचोगे तो बेचा भी जाएगा,
और बता दे रहा हूं, बेचा भी जाएगा, रजिस्ट्री भी हो जाएगी। लेकिन रजिस्ट्री हो जाने के बाद तुम अपने नाम पर चढ़वाने जाओगे तो पहले वो होता है नामांतरण, नामांतरण भी हो जाएगा। फिर आओगे डायवर्सन शाखा, और डायवर्सन शाखा आओगे तो कहेगा, चढ़ तो जाएगा, बोलेगा रजिस्टर में, पर पहले टैक्स पटा के आओ कहेगा। कलेक्ट्रेट के बाहर एक तो हजारी बैठता है, उसका काम ही है टैक्स पटाने का ऑनलाइन। किसी को पूछोगे हजारी कौन है, बता देगा, उसका नाम ही हजारी है। मैं ही पहली बार अपने टैक्स पटाने के मामले में समझा कि हजारी है। बच गया, मेरे जमीन में 13 से 20 तक का ही टैक्स पेंडिंग था। क्लियर हो रहा है? हाँ भाई, मैं अपनी जो जमीन की भी बात करता था पहले, मैं बस मेरा रिलेशन था जो प्रॉपर्टी प्लाट काट रहा था किसी के थ्रू, तो मैंने 17-18 के आसपास 1 लाख रुपए जाकर छोड़ दिया, और मैंने कहा भाई ये प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा, कब खरीदूंगा नहीं पता, वो भी ठहर गया, रुक गया। मैं रजिस्ट्री कराया 14 फरवरी 2020, 14 फरवरी 2020, और उस प्रॉपर्टी को होल्ड कब से रखा था, 2018, सिर्फ 1 लाख रुपए दे गए। और अगर मैं नहीं खरीदता तो 1 लाख रुपए में डूब जाते, पर मेरे पास तो मैं औकात तो थी नहीं खरीदने की, दहेज का पैसा मिला, खरीद लिया, सीधी बात है। तो उसे हंसने वाली क्या बात है, सही की बात है। ठीक है, खरीद लिया मैंने। अब खरीद लिया तो फिर बात आई उसको नाम में चढ़वाने की सामने वाले के, तो बोले इसका टैक्स बचा हुआ है। तो मैं तो बोला भाई, मैं बोला भैया, मतलब ये घर नहीं है मेरा, खाली जमीन है। तो बोले हाँ, हम लोग यहाँ भू रास में बैठे हैं, खाली जमीन का ही टैक्स करें। खाली जमीन का टैक्स, मतलब उसमें कुछ भी नहीं बना है। हाँ, बोले खाली जमीन का टैक्स लगता है। मैंने कहा अच्छा, तब मैं पहली बार जाना। समझ में आ रहा है? मुझे लगता था भाई बिल्डिंग बन जाता है तो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, वो तो निगम लेने आएगा, 3 बार आ चुके हैं। अब वो जितना कंस्ट्रक्शन हुआ उसके हिसाब से टैक्स लेते हैं। अब सवाल ये था कि खाली जमीन का टैक्स, तो मैंने कहा भैया रजिस्ट्री तो अभी 2 महीना पहले हुआ है, देख लो जो 2-3 महीना का टैक्स होता है। बोले क्या बात करते हो, 2013 से टैक्स नहीं पटा है। पूरा रजिस्टर खोले और दिए मेरे को लंबा चौड़ा बिल। तो मैं कहा मैं क्यों पटाऊं, तो बोले हम क्या जाने कौन पटाएगा। मैं ऑनर से फोन किया तो बोले भाई हम तो बेच दिए, अब देख लो, हम भी ऐसी खरीदे थे। ऐसा हाल है। फिर उसके लिए खैर मैं लंबा जो जय जुगाड़ लगाया, ठीक है? हर साल। अब मान लो मैंने जमीन का टैक्स, मुझे जहां तक याद है मैंने 22 तक पटाया है, मैं एडवांस से पटा दिया। मैं 20 में टैक्स को बोला 22 तक का ले लो, तो 22 तक का टैक्स पटा दिया। अब पर 22 का तब मैं नहीं पटाया। अब मैं उसको 50 साल मत पटाऊं, सरकार को पता नहीं चलेगा, ना मांगने आएगी। मैं भूमि का टैक्स बोल रहा हूं ना, नगर निगम का हर साल आएगी, वो तो हर साल, क्यों लोग ठेका में दे दिए हैं, तो ठेका में दे दिए हैं, तो नगर निगम का जो टैक्स वसूली का जो ठेका लिया कंपनी है, वो तो हर साल पहुंच जाएगा। लेकिन भूमि का टैक्स के लिए कोई नहीं आएगा। अब मान लो 50 साल हो गया, 100 साल हो गया प्रॉपर्टी को, जब अब मैं या मेरे पुत्र बेचे, अब मेरे को तो पता है कि टैक्स, मेरे पुत्र पुत्री थोड़ी पता है कि उसका टैक्स है, सब कांदा रहते हैं, जब तक जूझोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब समझ में आ रहा है? अब मान लो मेरे संतान ने बेच दिया उस प्रॉपर्टी को, सामने वाले खरीद लिया, तो रजिस्ट्री के टाइम किसी को पता नहीं चलेगा कि इसका टैक्स बकाया है। अब रजिस्ट्री हो गई, सामने वाला खरीद लिया। अब 22 से लेकर के मान लो 70 में बेचेगा, 2070 में, तो 22 से लेकर 2070 तक का टैक्स वो खरीदने वाला पटाएगा, नहीं तो उसके नाम में प्रॉपर्टी नहीं चढ़ेगी, तो फंस चुका है। अब मान लो मेरे संतान ने बेच दिया, कहेगा मैं तो बेच दाने पैसा पा गया हूं, अब तय समझ भाई, यही यही रूल चला आ रहा है। तो अब उसको अब झक मारी है कि उसको अपने नाम में चढ़वाना है, तो क्या करना है, देना है, या तो फिर बीच का भी बंदर होता है, समझ रहे हो, फिर उसके लिए माइक ऑफ करना पड़ेगा, कैसा होता है बताने के लिए। ठीक है, बढ़े आगे, चलो। ग्राम पंचायत का टैक्स 50% बताया, हाँ बहुत कम आता है, लेकिन भाई 50 साल का टैक्स कितना भी कम आएगा, वो तो मेरे में धन है, 13 तक पड़ गया था। अब ले तो जमीन मान लो 70-72 से नहीं पटा होता, तो 1970-72 से टैक्स नहीं पटाया होता वो मालिक, तो मैं कैसे करता, 1970 से लेकर 2022 तक का टैक्स पटाता मैं। अगर कितना भी कम टैक्स होगा तो भी जुड़ के बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना यार,
आपको यदि 70,000 भी टैक्स पटाना है बोलेगा तो आपका खून नहीं चलेगा भाई। मेरे को खुद खून जला है। मैंने 84,000 रुपए फाइन पटाया निगम को, क्योंकि मैंने अवैध प्लाटिंग में जमीन खरीदा है। पर स्क्वायर फीट 70 रुपए के हिसाब से निगम ने मुझसे फाइन लिया, तब जाके मुझे घर बनाने की अनुमति दी। उसको डेवलपमेंट टैक्स कहा उसने। तो मैंने कहा मेरा अपराध मालिक? तो बोले तुमने अवैध प्लाटिंग में जमीन क्यों खरीदा? अरे पट्टा फट्टा नहीं भाई, निगम के अनुमति से, टीएनसी के अनुमति से बनाई गई कॉलोनी। लेकिन सवाल यह है कि जब मैंने उसको खरीदा था तो ग्राम पंचायत था, तब वो कहा था ग्राम पंचायत था। अब मैं बोला क्या आपको कि 1 लाख दे के मैंने उसको होल्ड कर दिया, लेकिन मेरे रजिस्ट्री कराने तक वो नगर निगम हो गया। अब समझ रहे हो बात को? तो अब मैं किसके, अब मुझे अब घर बनवाना है, तो घर बनवाना था तो मुझे लोन लेना था। लोन लेना है तो निगम का नक्शा चाहिए। अब मैं पहुंचा निगम का नक्शा, ये जब मैं 2 साल मैं कोचिंग पर ध्यान नहीं था, पागल हो गया था मैं घूम घूम के। तो जब मैं निगम पहुंचा, क्योंकि निगम से नक्शा लिए बिना आप प्रॉपर नहीं, लोन नहीं ले सकते। अगर मेरे को नगद में घर बनाना होता, खेत को बेच के गांव का, तो मैं बना लेता। वैसे ही करते हैं, बाद में जाके निगम कहता बना तो उधारे मालिक, अब क्या करूं, तो फाइन को पटा कहता हो। लेकिन मुझे बैंक से पैसा लेना था, बैंक कह रही थी कि नक्शा देता मैं पैसा दूंगा। तो जब मैं निगम गया तो मुझे पर मतलब बहुत सारे सोर्सेस लगाने के बाद 70 रुपए पर स्क्वायर फीट का टैक्स काटा गया। टोटल प्रॉपर्टी 2500 की है मेरी। 2500 स्क्वायर फीट इंटू 70 कर लो, कितना होता है? 75 सत्ते 175, तो कितना हो गया? 1,75,000 रुपए का फाइन ठोका गया। तो मैंने कहा मालिक मैं इतने बड़े जमीन पे घर नहीं बनाऊंगा, माफ कर दो, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 1200 में घर बनाने की अनुमति दे दो। तो 1200 का फिर गुड़ी 70 दिया। अभी मतलब मेरा 1200 में 1300 बचा है। 1300 का टैक्स मेरे को निगम को जिस दिन घर बनवाऊंगा उस दिन देना पड़ेगा। फिर नक्शा पास कराने जाऊंगा, फिर बोलेगा, और हो सकता है तब तक बोलेगा पहले 70 रुपए था अब तो 150 हो गया है, कहेगा तो 150 देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना नक्शा नहीं देगा। क्या नहीं देगा? नक्शा। अब समझ में आ रहा है बात? तो वो सजा है, वो एक्चुअल में 70 रुपए फाइन है। क्या फाइन है? कि आपने जान सुन कर अवैध प्लाटिंग में जमीन क्यों खरीदा। आप वही प्लाटिंग उसी में जगह खरीदी जो टीएनसी है। अब समझ में आ रहा है बात? ये उसका एक तरह का फाइन है। और फाइन क्यों? कि तुम जो पैसा दोगे उसी से तुमको हम नाली, सड़क और बिजली देंगे। तो मेरे ख्याल से सबने दिया होगा उस कॉलोनी वाले ने। अब मैं चूंकि खुद ही घर बनवाया, तुझे पता है बाकी कॉलोनी वालों से बिल्डर ने ले लिया होगा, कॉलोनाइजर ने ले लिया होगा। समझ में आ रहा है बात? उसको विकास कर कहता है नगर निगम। क्या कहता है? विकास कर। चलो बढ़े आगे। तो ये अलग चीज है। अब देखो भाई, तो यहां तक समझ में आ गया। अब टैक्स के खिलाफ अपील कहां की जाएगी? 79 में तो कहता है यदि ग्राम पंचायत को टैक्स लगाए तो अपील किसके पास होगी? एसडीएम के पास। और जनपद पंचायत यदि कोई टैक्स लगाए तो अपील कहां होगी? कलेक्टर के पास। याद रखना, जिला पंचायत टैक्स लगा सकती है। ठीक है। फिर देखिए, कर अपवंचन मतलब यदि कोई व्यक्ति कर नहीं देता है, अपवंचन मतलब टैक्स नहीं पटाता है, तो 500 रुपए या बकाया कर जितना भी होगा उसका 10 गुना जो उस्तर हो। देखो, मतलब यदि किसी व्यक्ति का राशि 100 रुपए है तो 100 का 10 गुना कितना होगा? 1,000। 1,000 होगा ना, तो उससे 1,000 नहीं 500 रुपए लिया जाएगा, या 500 या बकाया कर का 10 गुना, जो ज्यादा हो वो लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस समय के हिसाब से पंचायती राज बना है 50 पैसा 4 आना वाला, तो उसमें बकाया होता ही नहीं था। जो कौन बोल रही है? मायावती कह रही है। ठीक है, आगे छोड़ो, कल पढ़ाते हैं। अब कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे ही है, एकदम कॉमन कॉमन कांदा कांदा सा। इंपॉर्टेंस सा कौन सा है समझाया था मैं आपको, ये भी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा? धारा 12 पेनाल्टी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका सीधा निर्वाचन नियम।